सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन 2.0 सुर्खियों में क्यों? सरकार ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में डू इट योरसेल्फ एवं सीखने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खिलौनों के विकास और उपयोग के बारे में जानकारी दी। पीबीपीबी मिशन 2.0 के तहत एक कार्यक्रम है। योजना के उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के जरिए कुपोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करना। योजना का प्रकार, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। लाभार्थी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना की लाभार्थी हैं। योजना की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक। अन्य उद्देश्य देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना तथा कुपोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना। बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पोषण से संबंधित जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना। योजना की मुख्य विशेषताएं। पृष्ठभूमि, एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना की शुरुआत 1975 में की गई थी। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। आईसीडीएस में आंगनवाड़ी सेवा योजना के 6 घटकों को शामिल किया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस योजना 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं का कल्याण करना। पूरक पोषण, स्कूल जाने से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, टीकाकरण, हेल्थ चेकअप, रेफरल सेवाएं, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। घटक पोषण सहायता, निम्नलिखित के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं और पूर्वोत्तर के साथ साथ राज्यों के आकांक्षी जिलों में भी 14 से 18 आयु वर्ग की सभी किशोरियां प्रारंभिक बाल्यावस्था के देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 से 6 वर्ष तथा प्रारंभिक अभिप्रेरण 0 से 3 वर्ष। आंगनवाड़ी और संरचना, देश भर में 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाया जाएगा तथा उन्हें सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत किया जाएगा। पोषण अभियान, पोषण 2.0 अभिसरण, गवर्नेंस और क्षमता निर्माण के स्तंभों पर आधारित है। इसमें पोषण अभियान, आउटरीच और नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आहार विविधता, स्थानीय आहार इनपुट्स और ताज़ा उपज, हरी सब्जियां, फल, औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियां। फोर्टिफाइड चावल व मोटे अनाज को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। सप्ताह में कम से कम एक बार मोटे अनाज की आपूर्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। साथ ही इसे स्वादिष्ट रूप से टेक होम राशन, कच्चा राशन नहीं और गर्म पका हुआ भोजन में उपयुक्त रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए। पोषण वाटिका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों में या उनके आसपास और सरकारी स्कूलों एवं ग्राम पंचायत भूमि में जहां भी संभव हो पोषण वाटिकाएं, रसोई उद्यान व पोषक उद्यान विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। परंपरागत ज्ञान का लाभ उठाना, पोषण वाटिकाएं, रसोई उद्यान और पोषक उद्यान जहां भी संभव हो आंगनवाड़ी केंद्रों के पास तथा सरकारी स्कूलों और ग्राम पंचायतों की भूमि पर स्थापित की जाएंगी। लाभार्थी का पंजीकरण, लाभार्थी को आधार पहचान पत्र के आधार पर निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इसके लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। माता के आधार कार्ड का उपयोग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आधार कार्ड प्राप्त करने में लाभार्थी को सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यान्वयन जिला मजिस्ट्रेट,
पोषण स्तर और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए जिले में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जवाबदेही, सामाजिक लेखा परीक्षा, पोषण पंचायतों, माताओं के समूहों और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण समितियां जैसे हितधारकों द्वारा की जाती हैं। योजना के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलें, पोषण ट्रैकर ऐप या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके प्रयासों से अवगत कराने के साथ साथ सेवाओं के कुशल वितरण के लिए एक कार्य सहायता साधन है। यह बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और अल्प वजन की व्यापकता की त्वरित पहचान एवं पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। पोषण भी पढ़ाई भी, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों में एक पथ प्रदर्शक ECCE कार्यक्रम व उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क है। पीबी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: समग्र व गुणवत्ता पूर्वक प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास तथा प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षा शास्त्र का उपयोग सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मातृभाषा में टीचिंग और लर्निंग के लिए विविध प्रकार की टीचिंग लर्निंग सामग्री, वीडियो सहायक सामग्री, ऑडियो सहायक सामग्री प्रदान करेगा। राष्ट्रीय पोषण माह, स्वस्थ भारत के विजन को साकार करने के लिए देश भर में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। यह जमीनी स्तर पर पोषण के बारे में जागरूकता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। किशोरी स्वास्थ्य कार्ड, किशोरियों के लिए योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में किशोरी स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। इसमें वजन, लंबाई, बॉडी मास इंडेक्स आदि के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है। यह कार्ड योजना के तहत उपलब्ध विविध सेवाओं की जानकारी प्रदान करता है, जैसे पोषण प्रावधान, आयरन और फोलिक एसिड, पूरकता, कृमिनाशक, रेफरल सेवाएं, टीकाकरण आदि। भारतीय पोषण कृषि कोष, यह सभी जिलों में भारत की फसल विविधता की जानकारी रखने वाला एक वेब पोर्टल है। इसे वर्तमान और ऐतिहासिक रूप से उपजाई जाने वाली फसलों के लिए विकसित किया गया है। यह फूड एटलस के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषण युक्त फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि पारिस्थितिकी संदर्भों में से संबंधित डेटा प्रदान करना है। यह योजना बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से संचालित है। नोट कृपया, प्रधानमंत्री पोषण अभियान और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण से भ्रमित न हो। PM पोषण के बारे में अधिक जानकारी के लिए NFSA 2013 देखें, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत है। पोषण, समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना अभियान उत्पत्ति। इस योजना को 2018 में सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अलग अलग हितधारकों की गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था। उद्देश्य, मुख्य आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके सबसे अधिक कुपोषण वाले जिलों में ठिगनेपन के मामलों को कम करना। अभिसरण और समन्वय, यह अभियान स्पष्ट रूप से अभिसरण और समन्वय की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि विविध सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों में महिलाओं एवं बच्चों तक पहुंच सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय, सुर्खियों में रही योजना है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर गठित संसदीय समिति ने इस योजना के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया है। योजना के उद्देश्य, आदिवासियों की बहुलता वाले गांवों को आदर्श गांव में बदलना है। योजना का प्रकार, केंद्रीय प्रायोजित योजना है। योजना की अवधि 2021 से 2026 तक। कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित राज्य सरकारें ग्राम विकास योजनाएं तैयार करना।
अनुसूचित आबादी तक केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचना। स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार करना। मुख्य विशेषताएं। पृष्ठभूमि। यह 2017 में शुरू की गई जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का संशोधित संस्करण है। अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण। यह योजना केंद्र और राज्यों की 58 योजनाओं के साथ अभिसरण करती है। इन योजनाओं में अनुसूचित जनजाति घटक को भी शामिल किया गया है ताकि उनमें व्याप्त विविध कमियों को समाप्त किया जा सके। कवरेज। अनुसूचित जनजाति आबादी वाले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति आबादी और अनुसूचित जनजाति के 500 व्यक्तियों की संख्या वाले गांवों को दी गई अवधि में कवर करने के लिए चिन्हित किया गया है। वित्त का प्रावधान। प्रत्येक चयनित गांव को प्रशासनिक व्यय सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए गैप फिलिंग फंड के रूप में 20.38 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आवंटित बजट का 2% हिस्सा प्रशासन और निगरानी व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा। योजना के अंतर्गत शामिल परियोजनाएं आंगनवाड़ी केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क कनेक्टिविटी, आंतरिक और विविध गांवों के बीच दूरसंचार कनेक्टिविटी, स्कूल और स्वास्थ्य उपकेंद्र। सुर्खियों में रही अन्य योजनाएं। पहले मूल्य समर्थन योजना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 के लिए पीएसएस के तहत 3 दालों अरहर, उड़द और मसूर पर 40% की खरीद सीमा को हटा दिया है। इस निर्णय के बाद किसानों में बिना किसी ऊपरी सीमा के एमएसपी पर इन दालों की खरीद की जा सकेगी। पीएसएस को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा नामक अम्ब्रेला योजना के तहत शुरू किया गया है। पीएसएस का कार्यान्वयन तब किया जाएगा जब बाजार में कृषि उपज की कीमतें एमएसपी से कम हो जाएंगी। पीएम प्रणाम। रसायन और उर्वरक मंत्रालय। धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम को 2023 के बजट में घोषित किया गया था। मुख्य बिंदु। लक्ष्य। एक गंभीर समस्या यानी कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग का समाधान करना। इसका उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के अनुशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना है। योजना की अवधि 3 वर्ष। वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक। राज्यों के लिए प्रोत्साहन। यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी की खपत को 50% तक कम करने में सफल होता है तो वह अनुदान के लिए पात्र होगा। अनुदान उस वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी में कटौती के माध्यम से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बचाई गई राशि के बराबर होगा। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना। कोयला मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना के बारे में। कोयला और लिग्नाइट के लिए अन्वेषण कार्य को 2 व्यापक चरणों में आयोजित किया जाता है। प्रमोशनल क्षेत्रीय अन्वेषण और गैर कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स में विस्तृत अन्वेषण। महत्व। यह योजना देश में उपलब्ध कोयला संसाधनों को प्रमाणित करती है और उनकी मात्रा का अनुमान लगाती है। इससे कोयला खनन शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलती है। इन अन्वेषणों के आधार पर तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट्स का उपयोग नए कोयला ब्लॉक्स की नीलामी के लिए किया जाता है। अग्रिम प्राधिकरण योजना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अग्रिम प्राधिकरण योजना को विदेश व्यापार महानिदेशालय विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लागू कर रहा है।
यह योजना उन इनपुट्स के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है जिन्हें निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है। किसी भी इनपुट के अलावा पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक आदि जिसका निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग उपयोग किया जाता है, उसे भी शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। अग्रिम प्राधिकरण के तहत सहायक विनिर्माताओं से जुड़े विनिर्माता, निर्यातकों या पण्य निर्यातकों को शामिल किया जाता है। भारत ई मार्ट संचार मंत्रालय। इंडिया पोस्ट ने भारत ई मार्ट पोर्टल के संचालन को सुगम बनाने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रिप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह व्यापारियों के परिसर से वस्तुओं के पिकअप की सुविधा प्रदान करेगा और देश भर में वस्तुओं की घर पर ही डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 8 करोड़ व्यापारी पंजीकृत हैं। भारत ई मार्ट छोटे व्यापारियों को जरूरी लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इससे उनका कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। संचार साथी पोर्टल। संचार मंत्रालय ने संचार साथी पोर्टल नाम से एक नागरिक केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सुरक्षित संचार के विजन को पूरा करने में मदद करेगा। इस पोर्टल के जरिए लोग किसी यूज्ड डिवाइस को खरीदने से पहले उसे ब्लॉक, ट्रैक और उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। इस पोर्टल को दूरसंचार विभाग ने विकसित किया है। यह निम्नलिखित 3 मॉड्यूल्स के साथ नागरिकों को सक्षम करेगा। केंद्रीकृत उपकरण पहचान रजिस्टर, गुम चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का पता लगाने, ब्लॉक करने के लिए अपने मोबाइल कनेक्शन को जानें, अपने नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन को जानने के लिए ASTR टेलीकॉम सिम ग्राहक सत्यापन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन सक्षम समाधान, धोखाधड़ी करने वाले सब्सक्राइबर्स की पहचान करने के लिए केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर। संचार मंत्रालय। सरकार देश भर में CEIR प्रणाली शुरू करने जा रही है। CEIR गुम चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विभाग का एक नागरिक केंद्रित पोर्टल है। यह गुम चोरी हुए मोबाइल उपकरणों को सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स के नेटवर्क में ब्लॉक करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे भारत में गुम चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके तहत गुम हुए या चोरी हुए स्मार्टफोन की रिपोर्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को इंस्टॉल किए गए सिम कार्ड के मोबाइल नंबर, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर तथा एक मोबाइल खरीद इनवॉइस बिल जैसे विवरण की जरूरत होती है। स्टार्टअप इंडिया सीड स्कीम। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा SISFS को जमीनी स्तर पर प्रभाव देखने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा प्रभाव आकलन किया जा रहा है। SISFS को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT ने 2021 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए आवेदन की पात्रता निम्नलिखित है। स्टार्टअप DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त हो। आवेदन के समय स्टार्टअप को निगमित हुए 2 वर्ष से ज़्यादा समय न हुआ हो। स्टार्टअप को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता प्राप्त न हुई हो। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कैसे अपना कार्य करेगा? सीड फंड संपूर्ण भारत में पात्र इनक्यूबेटर्स के माध्यम से पात्र स्टार्टअप को वितरित किया जाएगा। DPIIT उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग नोडल विभाग, विशेषज्ञ सलाहकार समिति, सरकार के प्रतिनिधि और उद्योग विशेषज्ञ। इनक्यूबेटर सरकार से सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त इनक्यूबेटर्स कम से कम 2-3 साल तक संचालन में रहे हों। स्टार्टअप्स DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स 2 साल से कम समय पहले निगमित। त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय। CPES की स्थापना कारपोरेट कार्य मंत्रालय MCA ने की है।
इससे कंपनियों को समस्या मुक्त फाइलिंग तथा समयबद्ध और प्रक्रियाबद्ध तरीके से एमसीए रजिस्टर से अपना नाम हटाने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। सीपेस हितधारकों के लिए अधिक सार्थक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा रजिस्ट्री को त्रुटिहीन रखने के साथ साथ रजिस्ट्री पर अनावश्यक दबाव को कम करने में भी मदद करेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत चल रही अलग अलग योजनाओं को शामिल करके व्यापक योजना पृथ्वी को मंजूरी दी है। योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। योजना अवधि 2021 से 26 तक। उद्देश्य पृथ्वी प्राणी विज्ञान से संबंधित सभी पहलुओं को समग्र रूप से समझना। पृथ्वी प्राणी विज्ञान पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीवमंडल तथा उनकी जटिल अंतःक्रियाओं से संबंधित है। घटक इसमें वर्तमान में जारी 5 उप योजनाएं शामिल हैं। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज एक्रॉस। यह उप योजना अनुसंधान एवं विकास, डायनेमिक मॉडल्स तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करेगी। ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ओ स्मार्ट। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: महासागर क्षेत्र से संबंधित सेवाओं, पूर्वानुमान एवं सलाह के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना तथा समुद्री और तटीय परिवेश में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेसर। इसमें अंटार्कटिक कार्यक्रम, भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम, दक्षिणी महासागर कार्यक्रम तथा क्रायोस्फीयर व जलवायु कार्यक्रम शामिल हैं। सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस सेज। इसमें भूकंपीय निगरानी एवं माइक्रोजोनेशन और जियोक्रोनोलॉजी भूकालानुक्रम के लिए एक इकाई स्थापित करने सहित 6 गतिविधियां शामिल हैं। रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। इसमें पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास को शामिल करना, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल कार्यबल विकसित करना आदि शामिल है। वित्त मंत्रालय। योजना की घोषणा 2023-24 की केंद्रीय बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और लड़कियों सहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। योजना के मुख्य विशेषताएं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को मार्च 2025 तक 2 साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 7.5% की निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान की जाएगी। MSSC खाता धारक खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले एक बार में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकाल सकती है। इसके तहत निवेश की जाने वाली न्यूनतम धनराशि 1000 रुपये तथा 100 के गुणक में कोई भी राशि निवेशित की जा सकती है। इसमें अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपये है। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता। वित्त मंत्रालय। इस योजना 2023-24 के बजट में घोषित के तहत राज्य सरकारों को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपए की अधिकतम राशि तक 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्राप्त होगी। पूंजी निवेश व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना पहली बार वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शुरू की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित 8 भाग हैं। 15वें वित्त आयोग की घोषणा के अनुसार केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नगर पालिका बॉन्ड्स और उन्हें जारी करने के लिए इन बॉन्ड्स को ऋण योग्य बनाने हेतु शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में पुलिस थानों के ऊपर या उसके हिस्से के रूप में पुलिसकर्मियों के लिए आवास उपलब्ध कराए गए हैं। पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के साथ साथ बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्त को समय पर जारी करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
पुराने वाहनों को हटाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। शहरी नियोजन में सुधार किया जा रहा है। यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। अभिलेख पटल, संस्कृति मंत्रालय। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक अभिलेखों के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले पोर्टल अभिलेख पटल की प्रशंसा की है। यह इंटरनेट के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के संदर्भ माध्यम और इसके डिजिटल संग्रह तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण विशेषताओं वाला वेब पोर्टल है। यह NAI की एक पहल है। इसका उद्देश्य इसके भारतीय अभिलेखीय रिकॉर्ड्स को सभी के लिए उपलब्ध कराना है। NAI संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह भारत सरकार के गैर वर्तमान अभिलेखों के भंडार के रूप में कार्य करता है। प्रोजेक्ट दंतक, रक्षा मंत्रालय। प्रोजेक्ट दंतक की शुरुआत 1961 में सीमा सड़क संगठन BRO ने की थी। इसे भूटान में बेहतर परिवहन योग्य सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत पूर्ण की गई कुछ उल्लेखनीय परियोजनाओं में पारो हवाई अड्डा, थिम्पू त्रासीगंग राजमार्ग, दूरसंचार और जल विद्युत अवसंरचना का निर्माण आदि शामिल है। BRO का गठन 1960 में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और पड़ोसी मित्र देशों में सड़क नेटवर्क के विकास व रखरखाव के लिए किया गया था। यह 2015 से रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजर्च फॉर स्टेट्स, स्टार्स प्रोजेक्ट। शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक ने स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया है। स्टार्स एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को 6 राज्यों में लागू किया जा रहा है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल शामिल हैं। स्टार्स कार्यक्रम को समग्र शिक्षा अभियान से तैयार किया गया है। इसके तहत उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो स्कूली शिक्षा के प्रोत्साहन में सबसे प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करेंगे। इसके निम्नलिखित 2 प्रमुख घटक हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अधिगम लर्निंग मूल्यांकन प्रणालियों को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना करना। राज्य स्तर पर प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं आधारभूत अधिगम को सशक्त बनाना, कक्षा अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त करना तथा उन्नत सेवा आपूर्ति के लिए शासन व्यवस्था में सुधार एवं विकेंद्रित प्रबंधन करना। परख समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और विश्लेषण। शिक्षा मंत्रालय परख ने निम्नलिखित के लिए समग्र प्रगति कार्ड HPC तैयार किया है। बुनियादी चरण कक्षा 1 और 2, प्रारंभिक चरण कक्षा 3 से 5 और मध्य चरण कक्षा 6 से 8। वर्तमान में परख माध्यमिक चरण के लिए भी इसी तरह का HPC विकसित करने पर कार्य कर रहा है। परख के बारे में उत्पत्ति इसे 2023 में NCERT में एक स्वतंत्र घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। उद्देश्य छात्र मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक व दिशा निर्देश निर्धारित करना और गतिविधियां लागू करना। इसके अलावा इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 द्वारा भी अन्य कार्य सौंपे गए हैं। परख के तहत 4 प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। योग्यता आधारित मूल्यांकन में क्षमता विकास, बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण, स्कूल बोर्ड में समतुल्यता और बुनियादी तैयारी, मध्य और माध्यमिक चरणों के लिए समग्र प्रगति कार्ड। शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी कोष योजना। शिक्षा मंत्रालय इससे लगभग 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा ऋणों को अब CGFSCL से ऋण सुरक्षा प्राप्त होगी। इससे RRBs वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य हो जाएंगे और उन्हें ऐसे ऋणों पर ब्याज दर कम करने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में CGFSCL की स्थापना की थी और उद्देश्य शिक्षा ऋणों को आसान बनाने और सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों द्वारा स्वीकृत शिक्षा ऋण में चूक की स्थिति में गारंटी कवरेज बढ़ाना है। वर्तमान में यह योजना बिना कुछ गिरवी रखे या तीसरे पक्ष की गारंटी के 7.5
लाख रुपए तक की ऋण सीमा वाले शिक्षा ऋण पर चूक को कवर करती है। साइबर सुरक्षित भारत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने CSB के तहत 36वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी डीप डाइव ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है। साइबर सुरक्षित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य साइबर अपराध के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। साथ ही सभी सरकारी विभागों में CISO और अग्रिम पंक्ति के IT अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। अन्य संबंधित सुर्खियां, चंडीगढ़ में भारत का पहला सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी विकसित किया जा रहा है। इसका विकास केंद्रीय गृह मंत्रालयों की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया जा रहा है। पर्यावरण सूचना जागरूकता क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 21 मार्च को विश्व वानिकी जीव दिवस के अवसर पर तमिलनाडु में वन आनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान में एक वाकथान का आयोजन किया गया था। EIA-CP के बारे में यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के विविध पहलुओं पर जानकारी एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और उसका प्रसार करना है। यह मिशन लाइफ के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजनाओं में से एक है। यह कार्यक्रम पूरे भारत में व्यक्तियों और समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण करने और संधारणीय कार्यों को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। इसमें पूर्ववर्ती पर्यावरण सूचना प्रणाली योजना के सर्वोत्तम कार्यात्मक पहलुओं को शामिल किया गया है। विवाद से विश्वास फर्स्ट MSMEs को राहत योजना, वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने हेतु विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसके तहत कोविड के दौरान अनुबंध को सही से लागू न कर पाने के मामले में बीडिंग या फिर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के मामले में जब्त की गई राशि का 95% हिस्सा सरकार की ओर से वापस कर दिया जाएगा। ई-अपील्स योजना, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने ई-अपील्स योजना 2023 अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य आयकर आयुक्तों के स्तर पर लंबित अपीलों को कम करना है। ई-अपील्स योजना के बारे में पीड़ित कर निर्धारित संयुक्त आयुक्त अपील की रैंक से नीचे कर के निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कुछ आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कर निर्धारित यह अपील संयुक्त आयुक्त के समक्ष कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि अपीलकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। किफायती एवं मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो, स्वामी कोष, वित्त मंत्रालय, स्वामी कोष के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना पूरी हो गई है। इस परियोजना के तहत लगभग 3000 परिवारों को किफायती घर उपलब्ध कराए गए हैं। यह एक सामाजिक प्रभाव कोष है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे विशेष रूप से दबावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह कोष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। इसका प्रबंधन SBI CAP वेंचर्स लिमिटेड कर रहा है। स्वामी कोष का उद्देश्य दबावग्रस्त ब्राउनफील्ड और रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत आवासीय परियोजना को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त पोषण प्रदान करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय योजना के बारे में उत्पत्ति, पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना आरंभ की गई।
इस योजना को पशुपालन और संरचना विकास कोष के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। लक्ष्य, इस योजना का उद्देश्य ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना है, साथ ही पशुधन क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमईज तक ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, डीएएचडी ने 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया है। यह ट्रस्ट एमएसएमईज को दिए जाने वाले ऋण का 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। एचआईडीएफ पशुपालन और संरचना विकास के लिए एक विशेष ऋण सुविधा है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। हाल ही में इसके कार्यकाल को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। योजना की मुख्य विशेषताएं, इसके तहत 3% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। किसी भी अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी से कुल परियोजना लागत का 90% तक ऋण प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदल दिया है। इसे अब राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाएगा। इस कार्यक्रम में गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग, क्रोनिक किडनी रोग जैसी कई नई बीमारियों को शामिल किया गया है। साथ ही एनसीडीएस को नियंत्रित करने तथा रोकथाम के लिए नई स्वास्थ्य पहलें भी शुरू की गई हैं। इन्हीं वजहों से एनपीसीडीसीज का नाम बदलना अनिवार्य हो गया था। इसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा नाम का अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज आदि को भी शामिल किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनपीसीडीसीएस को 2010 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया था। मंत्रालय ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एनसीडी पोर्टल का नाम भी परिवर्तित कर राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल कर दिया है। यह पोर्टल 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी के बीच फैले 5 सामान्य एनसीडीज के प्रति जोखिम आकलन और स्क्रीनिंग को सक्षम बनाता है। ये 5 सामान्य एनसीडीज हैं: उच्च रक्तचाप, मधुमेह और 3 प्रकार के कैंसर अर्थात मुख, स्तन और सर्वाइकल कैंसर। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने टीबीएसवाई के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2017 से टीबीएसवाई का क्रियान्वयन कर रहा है। टीबीएसवाई एक हेमोटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कार्यक्रम है। यह कोल इंडिया के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वित्त पोषित है। इस कार्यक्रम के तहत गरीब वर्ग के ऐसे थैलेसीमिया रोगियों को एक बार इलाज का अवसर प्रदान किया जाता है जिनके पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मिलान वाला सहोदर दान करता है। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सक्षम LMIS लॉन्च किया है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली ने विकसित किया है। सक्षम देश भर में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समर्पित व एकीकृत मंच है। यह प्रणाली ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों तथा महानगरीय शहरों में स्थित कॉर्पोरेट अस्पतालों तक के स्वास्थ्य पेशेवरों का समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगी। राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग टेलीमानस पहल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेलीमानस हेल्पलाइन ने 1 लाख से अधिक कॉल प्राप्त करके एक रिकॉर्ड बनाया है। टेलीमानस हेल्पलाइन 2022 में
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। टेलीमानस का लक्ष्य देश भर में निःशुल्क 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह विशेष रूप से सुदूर व सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में लोगों को सेवाएं प्रदान करेगी। इसका नोडल केंद्र राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र इसे तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना, ये गृह मंत्रालय। इस योजना को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत NDRF के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए वित्त पोषण विंडो हेतु निर्धारित आवंटन से शुरू किया गया है। यह योजना 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। आयोग ने NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF प्रत्येक में से 12.5% राशि तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए वित्त पोषण विंडो हेतु आवंटित करने की सिफारिश की है। योजना की विशेषताएं। इस योजना का उद्देश्य राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और उनका आधुनिकीकरण करना है। NDRF के कुल कोष में से 5,000 करोड़ रुपए की राशि अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देने के लिए निर्धारित की गई है। राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचे में सुधारों की आवश्यकता के आधार पर प्रोत्साहन के रूप में 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का लाभ उठाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को कुल परियोजना लागत का 25% अपने बजटीय संसाधनों से उपलब्ध कराना होगा। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को अपने बजटीय संसाधनों से 10% की राशि का योगदान करना होगा। प्रोजेक्ट स्मार्ट। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने संयुक्त रूप से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता स्टेशन एरिया डेवलपमेंट एलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए किया गया है। प्रोजेक्ट स्मार्ट के अंतर्गत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों और अन्य हितधारकों की स्टेशन के तक पहुंच व सुविधाओं में वृद्धि करना है, साथ ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। यह राज्य सरकारों, नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाएगा। जलवृत्त मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम। जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने देश में जलवृत्तों का मानचित्रण करने के लिए 2012 से NMQUIM शुरू किया था। जलवृत्त भूजल से संतृप्त छिद्रपूर्ण चट्टान या तलछट का एक निकाय होता है। NAQUIM को भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए योजनाएं विकसित करने हेतु जलवृत्तों का चित्रण और उनके लक्षणों का वर्णन करना है। इसका कार्य भूगर्भिक ढांचे, जल विज्ञान संबंधी विशेषताओं, जल स्तर तथा प्राकृतिक और मानव जनित संदूषकों के प्रभावी होने के संबंध में व्यापक एवं वास्तविक जानकारी प्रदान करना है। न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना। विधि और न्याय मंत्रालय। नगर न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना 1993-94 में अपने परिचालन के बाद से ही जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। योजना के बारे में। योजना अवधि इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। उद्देश्य सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अदालत भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करना। योजना वित्त पोषण। केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में 8 पूर्वोत्तर राज्यों एवं 2 हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण साझा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त होता है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। विधि और न्याय मंत्रालय FTSCs योजना को 2023 से आगे 3 वर्षों के लिए अर्थात मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के बारे में। योजना का प्रकार। यह एक
केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य, योजना के उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना। वित्त पोषण, इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाता है। अन्य उद्देश्य, बलात्कार तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना करना। न्यायालय की संरचना, प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य होते हैं। योजना के लिए पात्र 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 इस योजना में शामिल हो चुके हैं। निर्भया फंड, महिला और बाल विकास मंत्रालय निर्भया फंड के तहत वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों और योजनाओं का मूल्यांकन सिफारिश करने वाला नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इस हब में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय SC/ST हब के बारे में, इसे SC/ST वर्ग के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इससे इस वर्ग के उद्यमी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सरकारी खरीद नीति आदेश 2012 के अंतर्गत दायित्व पूरे करने हेतु मदद प्राप्त कर सकेंगे। कार्यान्वयन, इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय SC/ST हब के अंतर्गत एकल बिंदु पंजीकरण योजना, विशेष विपणन सहायता योजना आदि सहित कई विशेष सब्सिडी आधारित योजनाओं कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है। ग्रामोदय विकास योजना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ग्रामोदय विकास योजना खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना का एक घटक है। अन्य 2 घटक खादी विकास योजना और खादी अनुदान है। KGBY एक अम्ब्रेला योजना है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। GBY का उद्देश्य सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा उनका विकास करना है। GBY के घटक कार्य क्षेत्र कल्याण एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, हस्त निर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग, कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरिंग और नई प्रौद्योगिकी उद्योग तथा सेवा उद्योग। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस कार्यक्रम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने रैंप कार्यक्रम के तहत 3 उप योजनाएं शुरू की हैं। योजना के बारे में, योजना के उद्देश्य MSME क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन हो। योजना का प्रकार, केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना। योजना की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक। वित्त पोषण, भारत विश्व पोषण, विश्व बैंक और भारत सरकार पर्यावरण एवं सामाजिक मूल्यांकन मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए सभी उद्यमों द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक मानकों के अनुपालन को सत्यापित करना अनिवार्य है। थोड़ा सा ये जान लेते हैं। रैंप कार्यक्रम का उद्देश्य MSMEs की बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र राज्य संबंधों और भागीदारों में सुधार करना, केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थाओं और शासन को मजबूत बनाना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विलंबित भुगतान की समस्या का समाधान करना तथा MSMEs को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। हालिया 3 उपयोजनाओं में शामिल हैं। MSME हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्त पोषण योजना। इसका उद्देश्य MSMEs को ब्याज में छूट देना और ऋण गारंटी समर्थन के जरिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करना है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए MSE योजना। इसके तहत ऋण सब्सिडी के जरिए चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा।
इसके अलावा यह योजना MSME क्षेत्र के 2070 तक शून्य उत्सर्जन के सपने को साकार करने में मदद करेगी। विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSE योजना। इसके तहत MSMEs के लिए विलंबित भुगतान जैसे मुद्दे के समाधान हेतु आधुनिक IT उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कानूनी समर्थन को समन्वित किया जाएगा। समर्थ अभियान। ग्रामीण विकास मंत्रालय। समर्थ अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में ग्रामीण समुदायों की भागीदारी को सशक्त बनाएगा, साथ ही उन्हें डिजिटल लेन देन के लाभ उठाने में समर्थ बनाएगा। नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मिशन। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने NLPM का सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। NLPM का एक राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो मंच है। इसमें पूर्ण एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स समाधान शामिल है। यह निर्यातकों, आयातकों और सेवा प्रदाताओं को दस्तावेजों का निर्बाध रूप से आदान प्रदान करने तथा व्यापार करने में मदद करता है। NLPM का व्यापक विजन सरकार से व्यवसाय और व्यवसाय से व्यवसाय मॉडल में अलग अलग हितधारकों की आवश्यकता की पूर्ति करना है। इसमें इकोसिस्टम में अलग अलग पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टर्मिनल ऑपरेटिंंग सिस्टम्स और अन्य हितधारक प्रणालियों के साथ एकीकृत होने की क्षमता है। विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अधिसूचित किया है। CCTS 2023 योजना में एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। भारत का लक्ष्य अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण करना है। साथ ही भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 45% तक की कटौती करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उत्सर्जन व्यापार प्रणाली कैसे कार्य करती है? वास्तविक ग्रीन हाउस गैस ये उत्सर्जक एक है। खरीद कार्बन बाजार। अतिरिक्त GHG उत्सर्जन आवंटित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इकाइयाँ। ग्रीन हाउस गैस को कम ये बिक्री करेगा, ये खरीदेगा, उत्सर्जन भी। और वास्तविक ग्रीन हाउस गैस CCTS की घोषणा पहली बार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। इसे ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 द्वारा संशोधित किया गया था। CCTS के मुख्य बिंदु: एक राष्ट्रीय संचालन समिति NSC अर्थात इंडियन कार्बन मार्केटिंग गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाएगा। विद्युत और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। यह समिति भारतीय कार्बन बाजार के कार्यों को शासित करेगी और इनकी देखरेख का काम करेगी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE कार्बन बाजार का प्रशासक होगा। साथ ही वह निम्नलिखित कार्य भी करेगा: उत्सर्जन में कमी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना करेगा, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करना करेगा तथा कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना करेगा। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CERC सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए विनियामकी कार्य करेगा। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ICM के लिए एक रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगा। स्टार लेबलिंग कार्यक्रम। विद्युत मंत्रालय सरकार के स्टार लेबलिंग कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप स्प्लिट AC और विंडो AC की ऊर्जा दक्षता में सुधार हुआ है। स्टार लेबलिंग कार्यक्रम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा 2006 में एक स्वैच्छिक पहल के रूप में फिक्स्ड स्पीड रूम एयर कंडीशनर के लिए शुरू किया गया था, जिसे 2009 से अनिवार्य कर दिया गया है। स्टार लेबलिंग कार्यक्रम वर्तमान में 34 उपकरणों सामग्रियों के लिए लागू किया गया है।
11 उपकरणों को अनिवार्य लेबलिंग के तहत अधिसूचित किया गया है, जबकि अन्य को वर्तमान में स्वैच्छिक लेबलिंग चरण के तहत रखा गया है। 2015 में बीईई ने इन्वर्टर आरएसीज के लिए एक स्वैच्छिक लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया था और जनवरी 2018 में इस कार्यक्रम को अनिवार्य बना दिया गया। आरएसीज के लिए लेबलिंग कार्यक्रम अब एक ही लेबलिंग योजना के तहत फिक्स्ड और इन्वर्टर दोनों इकाइयों को कवर करता है। 2018 में बीईई ने एक बेहतर रेटिंग पद्धति को अपनाया है, जो भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और परिचालन घंटों में तापमान में भिन्नता को ध्यान में रखती है। नए मीट्रिक को भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात कहा जाता है। यह कूलिंग सीजनल टोटल लोड किलोवाट घंटा में और कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजप्शन किलोवाट घंटा में का अनुपात है। पर्वतमाला परियोजना, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। भारत सरकार पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत 5 साल में 250 से ज़्यादा परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बना रही है। इसकी घोषणा पहली बार 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में क्रियान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक बेहतर और पारिस्थितिक रूप से संधारणीय विकल्प प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त यह यात्रियों के लिए संपर्क और सुविधाओं में सुधार पर भी केंद्रित होगा। इस परियोजना के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के लिए ओसोप योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल के विजन को बढ़ावा देना है, साथ ही हाशिए पर रहने वाले वर्ग के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करना है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर देशज स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और बेहतर विजिबिलिटी के लिए ओसोप आउटलेट्स आवंटित किए जाएंगे। एक रूपता के लिए ओसोप स्टॉल्स को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने डिजाइन किया है। ओसोप असम विशेष के लिए विशिष्ट हैं। इनमें स्वदेशी जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ, स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार हथकरघा आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली। ग्रामीण विकास मंत्रालय NGDRS एक सॉफ्टवेयर पहल के अंतर्गत देश भर के पंजीकरण विभागों के लिए विकसित के लिए एक जेनेरिक अनुप्रयोग है। उद्देश्य एक राष्ट्र एक सॉफ्टवेयर के विचार को सक्षम करना, संपत्ति का मूल्यांकन, शुल्क की स्वचालित गणना सहित ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने को सक्षम करके नागरिकों का सशक्तिकरण करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सभी हितधारकों के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करना। NGDRS राज्यों को राज्य की स्थितियों के अनुकूल और आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की सुविधा प्रदान करता है। गर्भिण या गर्भिणी कार्यक्रम, जन्म के परिणामों पर उन्नत अनुसंधान के लिए अंतर विषय समूह DBT भारत पहल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दक्षिण एशिया में पहली बार गर्भइनी कार्यक्रम में शोध करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों ने उन जेनेटिक मार्कर्स की पहचान की है जो प्रीटर्म या प्रीमेच्योर जन्म से जुड़े हुए हैं। प्रीटर्म जन्म विश्व स्तर पर नवजात शिशुओं की मृत्यु और जन्म संबंधी जटिलताओं का सबसे बड़ा कारण है। इसे गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूरे होने से पहले होने वाले जन्म के रूप में परिभाषित किया गया है। गर्भइनी भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन शुरू की गई एक पहल है। इसे एक सहयोगी अंतर विषय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य प्रीटर्म जन्म के जैविक और गैर जैविक जोखिमों को स्पष्ट करना है। इससे महत्वपूर्ण
ज्ञान आधारित उपायों और प्रौद्योगिकियों का निर्माण किया जा सकेगा। इन उपायों एवं प्रौद्योगिकियों को इस समस्या के समाधान के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस और समुदाय में सतत तरीके से लागू किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सुप्रीम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसके तहत मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मरम्मत, उन्नयन, रखरखाव, रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्नक प्राप्त करने हेतु संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त पोषण का प्रारूप सभी निजी और सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों को 75-25 के अनुपात में तथा राज्य वित्त पोषित संस्थानों को 100% वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 3 साल के लिए सहायता दी जाएगी। विश्लेषणात्मक उपकरण आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में नमूना विश्लेषण के माध्यम से अनुसंधान करने हेतु महत्वपूर्ण है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हाल ही में केंद्र सरकार ने वैभव फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की है। वैभव फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में उद्देश्य भारतीय स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा डायस्पोरा को सहयोगी अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय शैक्षणिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ जोड़ना। पात्रता यह फेलोशिप भारतीय मूल NRI, OCI, PIO के ऐसे उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान की जाएगी जो अपने प्रवास देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। कार्यान्वयन एजेंसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुजुर्गों का सशक्तिकरण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पृष्ठभूमि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021 में एक अम्ब्रेला योजना के रूप में ABVAY को शुरू किया था। इसे पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां वरिष्ठ नागरिक मजबूत सामाजिक और अंतर पीढ़ीगत संबंधों के साथ स्वस्थ, गरिमापूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। ABVAY के घटक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC इसके तहत वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृहों, निरंतर देखभाल गृहों को चलाने तथा उनका रखरखाव करने वाले पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृहों में लगभग 1.5 लाख वृद्धजन रह रहे हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना इस घटक के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग नागरिकों को सहायता एवं जीवन सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को भी दिया जाता है जिनकी आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम है। अटल वयो अभ्युदय योजना के अन्य घटक वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय बढ़ाने तथा उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करने के लिए आजीविका और कौशल पहलों की शुरुआत की गई है। इसमें 2 कार्यक्रम शामिल हैं। सेक्रेड सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री-एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करना पोर्टल तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य से कार्य समूह बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड को उचित तरीके से आवंटित किया जा रहा है। बुजुर्गों की शिकायतों के समाधान हेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इंडिया हैंडमेड पोर्टल वस्त्र मंत्रालय ई-कॉमर्स पोर्टल को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए विकसित किया है। हथकरघा हाथ से संचालित करघे का उपयोग करके कपड़ा बुनने की प्रक्रिया है।
इसके विपरीत हस्तशिल्प पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके कुशल शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। इंडिया हैंडमेड पोर्टल वस्त्र, गृह सज्जा, आभूषणों, अन्य साजो सामान सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करवाता है। यह पोर्टल कुल 62 लाख बुनकरों और शिल्पियों को भविष्य के ई उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करेगा। यह पोर्टल बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करेगा। साथ ही 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाएगा। समर्थ योजना, वस्त्र मंत्रालय। हाल ही में इस योजना में विभिन्न नए कार्यान्वयन भागीदारों को शामिल किया गया है। समर्थ योजना की मुख्य विशेषताएं। उत्पत्ति। समर्थ योजना को वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के क्रम में लॉन्च किया गया था। इसका कार्यान्वयन 2017-18 से 2019-20 तक 3 साल की अवधि तक किया गया था। योजना के उद्देश्य हथकरघा हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए संगठित वस्त्र तथा संबंधित क्षेत्रों में मांग आधारित प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराना। संगठित वस्त्र तथा संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने में उद्योगों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाना। इसमें कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर किया जाना है। देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए मजदूरी या स्वरोजगार द्वारा आजीविका के संधारणीय प्रावधान को सक्षम बनाना। कार्यान्वयन एजेंसी, वस्त्र मंत्रालय और राज्य सरकारों के संस्थान संगठन, वस्त्र क्षेत्र में सक्रिय प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान, एनजीओज, सोसाइटी, ट्रस्ट, संगठन, कंपनियां, स्टार्टअप उद्यमी आदि। अवधि मार्च 2024 तक। लास्ट आर्टिकल है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपैरल, यानी कि पीएम मित्र पार्क, पीएम मित्रा पार्क। वस्त्र मंत्रालय महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है। पीएम मित्र पार्क का उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण करना है। यह अवसंरचना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई सहित बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षिट करेगी। साथ ही वस्त्र क्षेत्र के भीतर नवाचार और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करेगी। पीएम मित्र योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F फार्मूले में शामिल है फार्म टू फाइबर, फार्म टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन तथा फैशन टू फॉरेन। यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर रखकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करती है। फार्क को एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी विकसित करेगा। इसका स्वामित्व सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में राज्य सरकार और भारत सरकार के पास होगा।